ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखो, अगर आप पिछले साल के सवाल देखोगे, पहले हमें देखना पड़ेगा भाई ज्योग्राफी पढ़नी है तो हमारा काम क्या है? नॉलेज गेन करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। ठीक बात है? ठीक है, तो आपको भावुक नहीं होना है कि मेरे को तो उस कंट्री की कैपिटल नहीं पता है तो बस मेरे को ज्योग्राफी नहीं आती, नहीं। ठीक बात है, आपको लेना देना नहीं है भाई। अगर यूपीएससी जिस दिन पूछने लग जाएगा तो आप कर लेना याद। ठीक है, हमें वो सब नहीं देखना। हमें क्या देखना है कि भाई ज्योग्राफी में किस हिसाब के सवाल आते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के सवाल देखोगे तो ज्योग्राफी के सवाल कहाँ से आ रहे हैं? ज्योग्राफी के सवाल आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। एक चीज़, ज्योग्राफी के सवाल आते हैं मैप बेस्ड। देखो, आपको अगर आपको ज्योग्राफी में मार्क्स लाने हैं तो आपको ये मैप बेस्ड वाले सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप देखो, हमने 2022 का ज्योग्राफी की सेक्शन देखी थोड़ी सी, है ना? उसमें आपको क्या लगा कि कहाँ से सवाल आए हैं? आपको लगा कोई कोर ज्योग्राफी का सवाल आया है? अभी तक आपने देखा हमने कौन कौन से सवाल देखे थे कल ज्योग्राफी के? देखो, हमने एक सवाल देखा था ज्योग्राफी का जहाँ पे वो मैच द फॉलोइंग था। एक वो था जहाँ पे लेक पूछ रहा था कि कहाँ पर है लेक। एक वो था जो बोल रहा था कि मोनाजाइट सैंड वाला। एक वो था जो बोल रहा था कि ये कैनियन वाला कौन सी रिवर है, याद आया? फिर एक और था जो बोल रहा था, नहीं, और क्या कह रहा था, याद करो। और ज्योग्राफी का कौन सा सवाल था? राइस वाला भी मानो इसी का था, राइस वाला भी इसी का था। मतलब इसका ज्योग्राफी का थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है ना, है ना, क्रॉप्स वाला एरिया है ना, वो ये लिख दिया मैंने, मैप बेस्ड। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई ज्योग्राफी का। अगर आपको मार्क्स लेने हैं, आप बोलोगे सर हमें मैप नहीं समझ आ रहा, हमें याद नहीं हो रही कंट्री कैसे है। भाई आप यूट्यूब खोलो, वहाँ पे जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है उससे आप वो ट्रिक समझ लो कि भाई इसको याद करने के निमोनिक है, ये है, वो होता है ना, होता है। जैसे जब मैंने नया नया पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे को शेड्यूल भूल जाते थे, तो फिर मैंने खोला कि कैसे इसको याद करें, तो नहीं, कोई टीयर ऑफ द पता नहीं क्या पीएम पता नहीं क्या तो कुछ होता है ना। वो देखो, एक हद तक आप स्टार्टिंग में सोचोगे हाँ मैं ये सब निमोनिक याद कर लूँगा और मुझे सब याद हो जाएगा, आपको भूल जाएगा सब, मैं बता रहा हूँ। वो एक दो दिन तक आप में जोश रहेगा कि हाँ मैं ये नहीं, इनसे मुझे याद हो जाएगा, आपको सब भूल जाएगा वो, उससे आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। क्योंकि आप कोई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ों का निमोनिक याद कर सकते हो, आप हर चीज़ का निमोनिक बनाओगे तो फिर आपको नहीं याद रहेगा वो। ठीक है, हर चीज़ का निमोनिक बनाओगे तो नहीं याद रहेगा, इसलिए आपको कोई निमोनिक याद नहीं करने हैं। आपको सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ पता होनी चाहिए। क्या? आपको जैसे पता होना चाहिए कि ओशन जो है, अभी ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं की, पहले समझा रहा हूँ कि कैसे पढ़नी है ना। आपको देखना है जैसे ओशन है तो क्वेश्चन किस हिसाब से जो आपसे पूछे जा रहे हैं, कैसे। एक आपको बाउंड्री वाला क्वेश्चन आ रहा है बहुत साल से, है ना। ये बाउंड्री वाला क्वेश्चन एकदम स्टार क्वेश्चन है यूपीएससी का, हर साल पूछता है वो, इसकी बाउंड्री किसको टच हो रही है, किसकी बाउंड्री किसको टच हो रही है ना। आपको ये एकदम बाउंड्री याद होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री की किसको टच होती है। आप बोलोगे सर ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, हर कंट्री की बाउंड्री हमें थोड़ी पता होगा किसके साथ लगती है, नहीं पता हो सकता, किसी को भी नहीं पता हो सकता। आपने क्या देखना भाई, करंट अफेयर में कौन सा कंट्री ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ना, कम से कम उसका तो आप याद करोगे। जो करंट अफेयर में कंट्री चल रहा होगा एटलीस्ट आपको उसका याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि इंडिया की किसके साथ लगती है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कितनी कंट्रीज़ के साथ लगती है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फिर और एक वैरायटी ऑफ सवाल बता रहा हूँ। फिर मैप बेस्ड आपको कौन सा सवाल आ सकता है? भाई ये इक्वेटर जा रहा है, अगर केएस वालों को सवाल बनाना होगा तो वो क्या बोलेंगे? सीधा इक्वेटर जा रहा है, बताओ कौन कौन सी कंट्री से जाता है ना। ठीक बात है। या इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है तो बताओ कौन कौन सी स्टेट से जाएगा।
बेसिक सवाल। अगर आप ये भी भूल जाओगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यूपीएससी को सवाल बनाना है तो वो कैसे बनाएगा? यूपीएससी पूछेगा कि ये इक्वेटर है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, या इंडोनेशिया मानो, ये मलेशिया, ये यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे फिलीपींस वगैरह, ठीक है। ये इक्वेटर है ना, यहाँ इंडोनेशिया से पास होता है ना, ये इंडिया और ये श्रीलंका है, ये मालदीव्स है, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो अगर यूपीएससी को सवाल बनाना होगा तो वो कैसे बनाएगा? वो इनमें से अलग अलग आइलैंड के आपको नाम पूछेगा और बोलेगा कि इनमें से इक्वेटर के नियरेस्ट कौन सा वाला आइलैंड है, ठीक है। तो आपको इतना डीप में मैप को पढ़ना है कि भाई अगर ये इक्वेटर जा रहा है तो उसके पास कौन सा आइलैंड पड़ता है, उससे दूर कौन सा आइलैंड है। अगर कोई बोले सिंगापुर यहाँ पर है दूर, कोई बोले फिलीपींस यहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये वाली कंट्री इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, नीचे पड़ती है। आपको इतना ब्रॉड अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ आपको पकड़नी है क्योंकि यूपीएससी ये चीज़ पूछता है, ठीक है, ठीक बात है। फिर आप देखो, एक बारी 2017 में कौन सा एक टाइप का सवाल आया क्या? उसमें पूछा गया इफ़ वी ट्रेवल फ्रॉम कोट्टायम टू कोहिमा, if we travel from Kottayam to Kohima, how many number of states we have to cross, including this starting point and reaching point? बात समझ आ रही है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने बहुत ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपको सब पता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे होती है, वॉल्केनो कैसे आ रहे हैं, स्टॉर्म कैसे आ रहे हैं, टॉर्नेडो क्या है, सब आपको, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, सब समझ आ गया, ठीक है। पर आपने मैप नहीं पढ़ा, आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई इंडिया की जो इतनी स्टेट्स हैं उसमें से कौन सी स्टेट किसको टच करती है, और मेरे को यहाँ से निकल के वहाँ तक जाना है तो कितनी स्टेट्स बीच में पड़ेंगी, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ आपकी पढ़ाई का, है ना। बात समझ आई? उन्होंने, आपने इतना सारा पढ़ा, उन्होंने क्या पूछा आपसे? उन्होंने बोला भाई आपको कोट्टायम से कोहिमा जाना है, आप बताओ कितनी स्टेट्स आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोहिमा कहाँ पर है। कोहिमा कहाँ पर है? कोहिमा किसकी कैपिटल है? नॉर्थ ईस्ट नहीं भाई, अगर मेरे को पूछना है कितने नंबर ऑफ स्टेट्स, तो भाई नॉर्थ ईस्ट में तो 7 स्टेट्स हैं, मैं किस में मान के चलूँ इसको? नागालैंड में है कोहिमा, है ना, है। क्या हो, चक्कर क्यों आ रहे हैं? नागालैंड में नहीं है कोहिमा? अब देखो आप वालों के नागालैंड में कोहिमा है, पर आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि भाई नागालैंड के ऊपर कौन सी स्टेट है, नीचे कौन सी स्टेट है, पीछे कौन सी स्टेट है, सब पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। समझ आ रही है? इसलिए मैप की प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए ये कोट्टायम कहाँ पर है, ठीक बात है। अब आपको ये नहीं पता चलेगा ये कोट्टायम कहाँ पर है, ठीक है, केरला में है कोट्टायम, ठीक है। तुक्का मारना होगा तो आप 2 स्टेट पकड़ सकते थे कि यहाँ तमिलनाडु या फिर कोट्टायम, ठीक है। पर फिर उसमें ऑप्शन भी ऐसे थे कि आप तुक्का मारोगे तो आउट हो जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसे लिखा होगा 3 तो नहीं है, 5, 6, 7, 8। तो अगर आप तमिलनाडु मानोगे तो एक स्टेट कम, क्योंकि केरला से आप पहले इधर जाओगे फिर ऐसे जाओगे ना। बात समझ आ रही है? केरला से आंध्रा में नहीं घुस सकते ना, केरला से तमिलनाडु में जाना पड़ेगा ना पहले, फिर ही ऐसी साइड जाओगे ना। क्या नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए आपको मैप की इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर देखो आप क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? मिनरल से क्वेश्चन आ रहा है। कुछ मिनरल से 1-2 साल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार मोनाजाइट का क्वेश्चन आया, उससे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ दीज मिनरल्स आर मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स। क्या पूछा कि मेजर मिनरल्स कौन से हैं, माइनर मिनरल्स कौन से हैं। फिर क्या पूछा, एक और क्वेश्चन। आप देखो कि यूपीएससी का बेसिक जो उसके पूछने का तरीका है वैसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जनरल क्वेश्चन था। क्या पूछा गया? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? यूपीएससी का जनरली पूछने का ये तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है
कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन सा है ना। लेकिन क्यों पूछा गया था? क्योंकि भाई इंडिया उस टाइम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना था, इसलिए इंडिया का नाम न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन उसके क्या थे? इंडिया, वियतनाम, चाइना। तो बहुत बेसिक सवाल था, लोग गलत करके आए थे, इंडिया नहीं लगाया था लोगों ने। ठीक है, ठीक बात है, बात समझ आ रही है? तो क्या न्यूज़ पे आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी भी पढ़नी है तो न्यूज़ ध्यान में रखनी है। अगर ज्योग्राफी भी पढ़नी है तो न्यूज़ ध्यान में रखनी है। अब ये वो सोमनाथ वोमनाथ वाला अगर कुछ आया है, हिस्ट्री भी है भाई, वो ज्योग्राफी भी है, आपको पता होना चाहिए उसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक बात है। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो आपको उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि भाई वो है कहाँ पर। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि विजयनगरा एम्पायर, देखो मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, हाउ ज्योग्राफी और हिस्ट्री को यूपीएससी रिलेट्स। ठीक है, कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आपस में यूपीएससी रिलेट करती है। 2021 के यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन, 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन आया विजयनगरा किंगडम। उसमें क्या पूछा गया कि विजयनगरा किंगडम में शायद ये पूछा गया था कि ज्योग्राफिकली आज के टाइम की वो कौन कौन सी स्टेट्स का हिस्सा था। ठीक है, ऐसा बोला गया था शायद कि विजयनगरा किंगडम टूट के उसमें से बाद में मद्रास प्रोविंस बना, या फिर आज के टाइम पे विजयनगरा किंगडम के अंदर कौन कौन से एक्चुअल स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो आप बोलो कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का भी है भाई, ज्योग्राफी का भी है। एक टाइप से आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि विजयनगरा किंगडम अगर आपको कोई बोले तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश भी है भाई, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें कर्नाटका भी है, उसमें बहुत सारी जगह है ना, तमिलनाडु का अपर रीजन भी है। ठीक बात है, तो विजयनगरा किंगडम ऐसा है ना, बात समझ आ रही है? तो इससे क्या पता चलता है कि भाई हिस्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो, उसको ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमी होगी उसको भी ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटी होगी उसको भी ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, हर चीज़ को कर सकते हैं, हर चीज़ को। तो आपको इसीलिए ये मान के नहीं चलना है तो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप साथ साथ में समझो कि भाई इकोनॉमी भी चल रहा है, हिस्ट्री भी चल रहा है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट की आप अकेले से तैयारी नहीं कर सकते हो, किसी भी एक सब्जेक्ट की अकेले से तैयारी नहीं है, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आप बताओ क्या पूछ रहे थे? आप बोल रहे थे कुछ, क्या बोल रहे हो? टाइम जोन्स पे क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट टाइम जोन दे देंगे निकालने के लिए। देखते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा, बनता तो नहीं है, अगर क्या पता केएस में बन जाए। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे थे आप? आप पहले बताओ कि ये स्टार्ट करवाऊं कि वो खत्म करवाऊं? एक चीज बताओ, फिर अगर मैं ये स्टार्ट कराऊंगा तो मैं वो खत्म नहीं करवाऊंगा, अगर मैं ये वो स्टार्ट कराऊंगा तो फिर ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आपके ऊपर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो आप बोलोगे वो करवा दूंगा। ज्योग्राफी पक्का? पेपर रहने दे। अरे भाई बोलो हाँ, ठीक है चलो। देखो ज्योग्राफी स्टार्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें? देखो बहुत सारी जगह से स्टार्ट की जा सकती है। आप पढ़ सकते हो कि ये टाइप के इरा होते हैं, ये टाइप का एपो होता है, ठीक है, ठीक है, फिर ये एज होती है, ठीक है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में दिया होगा क्या? एरा, एपो, एज, मतलब ये बड़ी चीज़ होगी, उससे छोटी चीज़, और ये उससे छोटी चीज़ होगी ईयर वाइज, ठीक है। एरा मतलब बहुत बड़ा इरा है ना, एपो मतलब उससे छोटा, एज मतलब उससे छोटा। फिर एज मतलब जैसे आप बोलते हो आइस एज, या आप बोलते हो सीनोजोइक इरा चल रहा है ना, इरा के नाम, एज के नाम। मैं ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाता हूँ, ये आप होमवर्क में घर जाओ एनसीईआरटी से याद करो। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें से कोई सवाल नहीं आता, ठीक है। क्या है? रीड करना है आपको, घर जाके रीड करो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो, उसमें से जाके ये चीज़ रीड करो। नहीं समझ आती तो मेरे से पूछ लेना। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि एक टाइम था,
एक टाइम था जब पृथ्वी पे कोई चीज़ नहीं थी, पृथ्वी नहीं बनी थी, फिर ऐसे कैसे करके पृथ्वी बनी, फिर उसमें अलग अलग टाइम जोन आए, फिर इस टाइम जोन में धरती पे डायनासोर आए, एक फिर टाइम जोन आएगा जहाँ पे धरती में कोल का निर्माण हुआ है, इंडिया का कोल उस टाइम पे नहीं बना है। वो जितनी भी काम की चीज़ होगी ना वो मैं आपको अलग से निकाल के बता दूंगा, लेकिन आप बोलो मैं आपको अलग से एरा एपो एज बताऊँ, वो कुछ काम की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उसमें से कोई सवाल नहीं आता, काम की नहीं है, इसलिए मैं वो चीज़ पढ़ाता नहीं हूँ। आप घर जाओ एनसीईआरटी से रीड करो, नहीं समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ठीक बात है, पक्की बात है, कर लोगे ना रीड? होमवर्क आते ही, क्लास शुरू होने से पहले होमवर्क, ठीक है? ठीक है ना, कर लेना। हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं चलो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्या? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप देखो, आपको सब लोगों को एक चीज़ पता है क्या, कि भाई ऐसी वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और ऐसी वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। बात समझ आई? यहाँ तक सबको पता है। अब देखो, अब किसी को लैटिट्यूड बोला होगा कि आप पहली बारी, आपको पता है कि एक दिस आर टाइप ऑफ इमेजिनरी लाइंस, है ना? एक्चुअल में तो ऐसी कोई लाइन नहीं है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर एक्चुअल में इमेजिनरी लाइंस। किसी को बोला होगा कि आप ये इमेजिनरी लाइन हमें ड्रॉ करके बताओ कि अर्थ पे कैसे बनती है, तो उसने क्या किया होगा? उसने ऐसे अर्थ बनाई होगी कि ये अर्थ है, ठीक है? उसने क्या किया होगा कि एक इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की होगी, उसको माना होगा कि ये रेफरेंस लाइन है, कोई सेंटर, कोई भी सर्कल होगा आप उसका सेंटर तो निकाल सकते हो ना, ये सेंटर में एक लाइन है ना? फिर आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी तक हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें से कोई लैटिट्यूड है, इसमें से कोई लॉन्गिट्यूड है ना? हम बोलेंगे कि जो भाई ये ऐसी एक चीज़ होगी, ये आपका 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि आप कंपास ऐसे रखोगे तो उसमें वो 0 डिग्री बनता है ना? क्या प्रोटेक्टर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं ऐसे वाला जो होता है? डी है ना? डी होती है ना जो ऐसे करके, उसका ये 0 डिग्री होता है। 180 भी होता है, हम मान के चलेंगे 0, हम ऐसे देख रहे हैं आगे से, ठीक है? 0 डिग्री। फिर आप देखो कि हमें अब इस अर्थ पे लैटिट्यूड बनाने हैं बाकी, तो आप क्या बोलोगे कि लैटिट्यूड क्या है कि इन सब का सेंटर सेम है, लेकिन वो एक्चुअल में इक्वेटर से कितना एंगल बना रही है उसको हम बोलेंगे कि वो उतना डिग्री का लैटिट्यूड है। बात समझ आई? बात समझ आ गई? हमने क्या किया? हमने उठाया यहाँ से, हमने ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके बना दिया। हमें ऊपर से तो ऐसे दिखता है कि वो ऐसे ऐसे करके जा रही है ना? पर हम मानेंगे कि उनका सेंटर सेम है ना? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हम मानेंगे कि वो ऐसे ऐसे करके, मतलब अभी ऐसे बन गया ये एक्चुअल में अर्थ, क्योंकि स्फेयर है ना, तो वो ये ऐसे लैटिट्यूड है ना? ये ऐसे है ना? तो आप बोलोगे कि वो एक्चुअल में लैटिट्यूड का क्या मतलब है कि वो इक्वेटर से कितना डिग्री का एंगल बना रही है, वो उतने डिग्री का लैटिट्यूड है, ठीक है भाई? अब ये ना मैं 3D में आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसको आप ऐसे करके बनाओगे ना, ऐसे करके अर्थ, तो ये ऐसे दिखेगा आपको कि ये ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे, ये सब लैटिट्यूड है और अंदर से इनका सेंटर ऐसे है। बात समझ आई? ये इसको मैंने काट के दिखाया आपको, अंदर से कटा हुआ है तो इनका सेंटर ऐसा दिखेगा आपको अंदर से कि सेंटर में एक जगह मिल रही है, ठीक है? लेकिन बाहर से अलग अलग लाइन है, तो इसको आप बोलोगे कि ये लैटिट्यूड है। कैसे पता चल रहा है? ये वाला अगर ये यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा अंदर से ऐसे, तो आप कैसे बताओगे ये कितने डिग्री पे है? कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा जब आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से इसका ये यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ से इतने एंगल पे ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये इतने डिग्री का लैटिट्यूड होगा। बात समझ आई? ठीक है ना? बात समझ आ गई? तो लैटिट्यूड एक्चुअल में क्या है? लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, ठीक है? ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, विच हैव सेम कॉमन पॉइंट, मतलब विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट, एंड कि डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड इज एक्चुअली क्या है वो? एक्चुअली द एंगल इट मेक्स विथ द इक्वेटर बोल लो आप, ठीक है? इक्वेटर, हमने माना कि हमने 0 डिग्री को इक्वेटर बोला हुआ है, ठीक है? 0 डिग्री को इक्वेटर बोला हुआ है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? जैसे 33 डिग्री या 66 डिग्री,
या इधर होता है 90 डिग्री, है ना, ये 90 हो गया ना एकदम, इससे ये 90 हो गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं 66, इसको बोलते हैं 33, है ना, ठीक है। ये 33 66 क्या है भाई, ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं, अभी समझाऊंगा कि ये एक टेम्परेट जोन है, एक ट्रॉपिकल जोन है, उस हिसाब से इसकी डिग्री का नाम है कि कौन सा कहाँ तक होता है, ठीक है। क्या चीज़? हाँ होता है 23, अभी आप समझो ना, मैं सब बताऊंगा आपको। लैटिट्यूड आपको समझ आ गया कि क्या है भाई, वो एक टाइप की पैरेलल लाइन है, सेंटर में से ओरिजिनेट होती है, और लैटिट्यूड का क्या डिग्री है, लैटिट्यूड की क्या डिग्री है, ये आपको तब पता चलेगी कि एक्चुअल में वो कितना एंगल बनाती है विद द इक्वेटर। यहाँ तक बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। अब देखो, अगर आपको कोई बोले कि आपकी अर्थ फ्लैट है और यहाँ पे आपका सन है, अगर आपको कोई बोले आपकी अर्थ फ्लैट है, यहाँ पे आपका सन है, तो जितनी रोशनी यहाँ पड़ रही है उतनी यहाँ पड़ रही है, सारी जगह इक्वल अमाउंट ऑफ रोशनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? इक्वल अमाउंट ऑफ रोशनी सारी जगह पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ फ्लैट होगी तो उस पर हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, और ऐसा नहीं है। हमारे अर्थ पे क्या है, कुछ हीट सरप्लस रीजन है, कुछ हीट डेफिसिट रीजन है। कैसे हुआ होगा भाई? क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, अर्थ जो है स्फेरिकल है, तो यहाँ सन से कोई रेडिएशन आ रही होगी वो यहाँ पे ऐसे गिरेगी, यहाँ पे कोई रेडिएशन आ रही होगी तो ऐसे गिरेगी, यहाँ पे आएगी तो शॉर्टेस्ट होगी और एकदम सीधी गिरेगी, यहाँ पर आएगी तो ऐसे गिरेगी, यहाँ आएगी तो बहुत दूर गिरेगी, दूर जाएगी तो उसका वो सारी हीट खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है? उस हिसाब से जो सेंटर का हिस्सा होगा अर्थ का, उसको आप बोलोगे कि ये हीट सरप्लस रीजन है। जैसे ये अगर इक्वेटर है तो हम बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है ये हीट सरप्लस रीजन है, और ये वाला जो है ये हीट डेफिसिट रीजन है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये टेम्परेट रीजन है, और इस रीजन को हम बोलेंगे कि ये ट्रॉपिकल रीजन है। बात समझ आई क्या भाई? टेम्परेट रीजन इज हीट डेफिसिट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन इज हीट सरप्लस रीजन। कैसे भाई? क्योंकि वो स्फेरिकल है और यहाँ पे सूरज एकदम मेरे सर के ऊपर है। कैसे समझना है सर? ये हमें नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो आप, ये स्फेरिकल और ये क्या, ये हमें समझ ही नहीं आ रही। भाई 12 बजे आपके सर के ऊपर होता है सूरज, तो ज़्यादा गर्मी लगती है ना। अभी जब 6-7 बज जाते हैं तो साइड में हो जाता है, और धीरे धीरे करके उसकी रोशनी आती है तो आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी कम लगती है। बात समझ आई? इसको हम मान के चलो भाई ये 6-7-8-9 बजे वाली जगह है, और ये वो जगह है जहाँ पे हमेशा 12 बजे जितना धूप पड़ती रहती है सर पे, है ना। तो मतलब ये हीट सरप्लस रीजन है, और यहाँ पर क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है कि सीधा नहीं है, तो ये हीट डेफिसिट रीजन है, और यहाँ पर टेम्परेट रीजन बनेगा। टेम्परेट रीजन का मतलब भाई वहाँ पे हीट डेफिसिट रीजन है ट्रॉपिक्स के मुकाबले। ठीक बात है? तो आपको समझ क्या आया? आपको समझ आया कि अगर अर्थ फ्लैट होती तो उस पर इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेट रीजन, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के रीजन बनते, लेकिन ड्यू टू इट्स स्फेरिकल नेचर ये हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट, हीट सरप्लस, ये हीट डेफिसिट और हीट सरप्लस रीजन इसमें बने हैं। बात समझ आई क्या? ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ स्फीयर है उसकी वजह से हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन बने होंगे। ठीक बात है। अब अर्थ क्या सिर्फ स्फेरिकल है? नहीं भाई, अर्थ तो स्फेरिकल भी है लेकिन वो टिल्टेड भी है अपने एक्सिस पे। कितना? नहीं, इधर से बनाओ, मतलब आप 66 कहाँ से बता रहे हो? 23.5 है ना, मतलब ऐसे करके देखोगे एंगल तो वो आएगा, इधर से देखोगे तो 66 आएगा। एक ही बात हुई ना, बात समझ आई ना। हम लिखते हैं 23.5 डिग्री, है ना, ठीक है, ठीक बात है। हम बोलेंगे कि अर्थ जो है वो सिर्फ स्फेरिकल नहीं है, वो तो स्फेरिकल भी है और टिल्टेड भी है। आप बोलोगे ये नॉर्थ, ये साउथ। अब क्योंकि ये टिल्टेड भी है उसकी वजह से क्या चीज़ हो रही है, देखो
बात समझ आई? यहाँ तक समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं है यार, ये तो आसान है ज्योग्राफी बहुत। बात समझ आ रही है? देखो अर्थ, अब क्योंकि ये अपने एक्सिस पे टिल्टेड है और बीच में आपके सन है, तो आप देखो कोई एक ऐसी टाइम आएगा जब एक फेस ऑफ द अर्थ जो है वो आपका सन की तरफ होगा और एक दूसरा फेज आएगा जो सन की तरफ नहीं होगा। बात समझ आई? उससे क्या होगा? उससे सीजन बनेंगे। होगा क्या? अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस टाइम आपका सदर्न फेस ऑफ द अर्थ इज टुवर्ड्स द सन और नॉर्दर्न फेज नहीं है, तो आप बोलोगे कि इट इज समर्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अगर ये इक्वेटर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न एरिया आपका सन की तरफ है और नॉर्थ का एरिया आपका सन से अवे है, तो आप बोलोगे भाई इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। बात समझ आई? बात समझ आई? वैसे ही यहाँ पर देख लो, यहाँ पे क्या होगा? समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, बात समझ आई? ये किसकी वजह से हुआ? भाई मैं ये जो बोल रहा हूँ आप उसको लिखते रहना, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही सवाल लिखेगी। वो बोलेगी कि बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ, सीजन नहीं, वो बोलेगी कि भाई उससे डे एंड नाइट होता है, या वो बोलेगी उसकी वजह से हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट होगा, तो आप भूल जाओगे वहाँ पर। आप भूलोगे, मैं बता रहा हूँ। आप कितने भी यहाँ मुंडी हिलाओगे, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमें सब याद हो जाता है, बस इतना फोटोग्राफिक मेमोरी है, सर ने दिखा दिया और सब याद। आप भूलोगे वहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ, ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ क्या है भाई? एक जगह पे आपको समर दिखेंगी, एक जगह पे विंटर दिखेंगी। ठीक है, समर और विंटर, टिल्ट की वजह से समर विंटर, या आप बोलो सीजन्स। ठीक है ना, समर विंटर या सीजन्स बोल लो। बात समझ आ गई? किसकी वजह से? टिल्ट की वजह से। बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल इसमें है ही नहीं। सवाल आएगा तो मुश्किल लगेगा आपको। सर उस टाइम पे सर ये हमने इमेजिनरी बोल दिया था कि जो आप लोग ये थे, क्या चीज़? सर जब इसकी डिस्कवरी हुई थी सर, हाँ, उस टाइम पे सर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम तो तुक्केबाजी में चल रहा था कि भाई ऐसा हो रहा है तो पक्का, अगर सीधा होगा तो फिर तो नहीं हो सकता है ना, फिर तो एक जैसा ही रहेगा, एक ही फेस रहेगा हमेशा सामने, है ना? ठीक बात है ना? तब तो एक चल रहा है। आप देखो तीसरी चीज़, अर्थ स्फेरिकल भी है, अर्थ टिल्टेड भी है। अर्थ रोटेट नहीं, अर्थ रोटेट तो करती है लेकिन इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करती है। किसमें? इलिप्टिकल पाथ में। अब मानो कि अगर वो सर्कल में रोटेट करती होती तो क्या होता? और अगर इलिप्टिकल पाथ में कर रही है, अगर इलिप्टिकल पाथ में कर रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इलिप्टिकल पाथ में कर रही है, अगर इलिप्टिकल पाथ में, हाँ ठीक है रहो, अगर इलिप्टिकल पाथ में कर रही है तो उससे क्या होगा? ये वाला टाइम और ये वाला टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दिन आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा, या एक टाइम आएगा जहाँ रात बहुत लंबी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा, और यहाँ वाले 2 पॉइंट आएंगे जहाँ पर इक्विनॉक्स हो जाएगा, दिन और रात एक जैसी हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक है ना? तो मानो कि अगर ये वाली सिचुएशन है तो यहाँ पे विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ की कोई एक रात होगी, नाइट, जो कि सबसे लंबी होगी, लॉन्गेस्ट। बात समझ आई? कोई एक नाइट होगी जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी, इलिप्टिकल होने की वजह से। बात समझ आ रही है? कैसे? मैं बता रहा हूँ, अभी आप समझो, मैं समझाऊंगा। और यहाँ पे एक ऐसी कोई नाइट होगी सदर्न हेमिस्फेयर में जहाँ पे नाइट सबसे लंबी होगी। भाई इतना तो आपको पता है ना कि विंटर में ही नाइट लंबी होती है सबसे ज़्यादा, है ना? विंटर में ही नाइट लंबी होती है सबसे ज़्यादा। उल्टा लिख दिया यहाँ पे तो सदर्न हेमिस्फेयर में भी गर्मियाँ हो रही है ना, यहाँ पे विंटर है, ये नॉर्थ इधर है ना, इस तरफ है ना, तो यहाँ की नॉर्थ की कोई नाइट होगी जो सबसे लंबी होगी, है ना? और यहाँ पर ये साउथ यहाँ पे दूर है, तो इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर की कोई नाइट होगी जो सबसे लंबी होगी, है ना? उल्टा क्या? ये यहाँ पर है तो इसका कोई दिन होगा जो सबसे छोटा हो, जो सबसे लंबा होगा, है ना? बात समझ आ रही है ना? नॉर्मल सी बात है भाई। आपको पता है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, है ना? मतलब क्या होता है उसका? ऐसे एक्चुअल ड्यूरेशन में तो 24 घंटे ही है, एक्चुअल ड्यूरेशन में तो 24 घंटे है। आपको एपरेटली समझ आ रहा है कि सूरज उस टाइम पे डूब गया, है ना? जैसे 7:30 बजे अगर गर्मियों में 7:30-8 बजे डूबता है, तो सर्दियों में 5:30 बजे डूब जाता है ना? इससे क्या पता चलता है कि आपके लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ द जो डे है वो कम हो गया है और रात आपकी जल्दी हो जाती है ना? किस वजह से?
भाई क्योंकि वो इलिप्टिकल पाथ में है इसकी वजह से, है ना। और ये ऐसी जगह आएंगे जहाँ पे आप बोलोगे इक्विनॉक्स है ना। इक्विनॉक्स क्या, इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात एक जैसे, इसको आप बोलोगे समर सॉल्स्टिस, उसको आप बोलोगे विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, क्वेश्चन आ गया था, अभी आ गया, आपने उसी दिन कल ही तो देखा, यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन किस पे पूछा गया था, समर सॉल्स्टिस में पूछा था। भाई कब होता है, बोला जून के सेकंड हाफ में समर सॉल्स्टिस होता है। ठीक बात है ना। आप देखो समर सॉल्स्टिस तो कौन से महीने में होता होगा, जून में। आप बोला विंटर सॉल्स्टिस कब होता होगा, दिसंबर में। एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता होगा, मार्च में होता है, 21 मार्च, है ना। और एक इधर होता है सितंबर में, 23 सितंबर, है ना। डेट आपको पता है, कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये याद आपको पता ही है ना। ठीक है, एक चीज को आप बोलोगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसको आप बोलोगे ऑटम इक्विनॉक्स। एक चीज को आप बोलोगे समर सॉल्स्टिस, और एक चीज होगी जिसको आप बोलोगे विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस, डेट आपको पता है, सारी चीज आपको होगी याद। ठीक बात है, इसके लिए अलग से आपको कोई स्लाइड दिखाने की जरूरत है अभी है नहीं कोई चीज़ की, क्या स्लाइड दिखाऊं, है ना, है ना। स्लाइड उसकी दिखाएंगे जहाँ काम की कोई चीज़ आएगी कि यार यहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो आपको स्लाइड दिखाई जाए। हाँ सर्कुलर होगा तो फिर एक जैसा रहेगा सारी जगह, दिन और रात बराबर रहेगी एक जगह, फिर एक जैसा रहेगा ना। आप देखो ऐसा होगा तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक जैसा हो जाएगा। ठीक बात है ना, यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना, सेम एंगल बना रहा है। अभी क्योंकि ये ऐसा है तो फिर आप समझो कि यहाँ पे ये दूरी बना गया है सर से, यहाँ पे और यहाँ पे पास है। ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको उल्टा कोई प्रीलिम्स में पूछ ले, इफ द पाथ ऑफ द अर्थ इज नॉट इलिप्टिकल बट सर्कल, तो आप बोलोगे फिर सब इक्विनॉक्स, है ना, सब एक जैसा, दिन रात बराबर, है ना। बात समझ आई, ठीक है ना, कोई डाउट। सर जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल पाथ है सर, ये कैपिटल बनाने दिया है, सर कैपिटल पूछेगा कि कैपिटल किस बनाने दिया? नहीं नहीं, कहाँ इतना सब कुछ नहीं पूछता भाई वो, नहीं इतना सब कुछ नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा भाई, नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा भाई। यूपीएससी का फॉर्म कौन भर सकता है, सब बच्चे भर सकते हैं। डाइवर्स बैकग्राउंड चाहिए, उसको क्या लेना देना आपको केपलर लॉ आता है कि नहीं आता, भाई उसको समझना है कि आपको धरती के बारे में पता है कि नहीं, है ना। उसको ये समझना है कि आपको दिन रात पता है, आपको पता है सर्दी गर्मी कैसे होती है, ये सब आपको पता है, तो हाँ ठीक है। भाई देखो मैं, आप सुनो, मैं जो आपका बैच लेता हूँ ये मैं यूपीएससी बैच मान के चलता हूँ और मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ। अगर मैं आपको केएस का बैच के हिसाब से पढ़ाऊँ तो मैं आपको कभी इतनी डायग्राम और ये सब नहीं पढ़ाऊँगा। मैं इधर आऊँगा, मैं बोलूँगा एक चार्ट में लिखो कि ये इस दिन होता है, बस होता है। मैं नहीं बताऊँगा आपको क्यों होता है, कैसे होता है, आपको क्या लेना देना, आपको आता ही नहीं है वो। आपसे कौन पूछ रहा है कि समर सॉल्स्टिस की जगह में मतलब क्यों होता है वो गर्मियों में, मतलब आपसे कोई पूछ ही नहीं था। वाई तो कोई पूछ ही नहीं रहा केएस में, वो डेट पूछेंगे आपसे, वो लिखेंगे 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25, 26, लो चुनो, है ना। उनको क्या लेना देना कि आपको पता ही नहीं पता, उनको नहीं, वो रटा मार वो जिंदाबाद आगे, उनको नहीं ये सब चीज़ों से पता। तो डेट वेट आप याद करो, आपकी हेडेक। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो जिस पर सवाल आएगा। यहाँ तक हमने क्या समझा, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड समझ लिया, ये समझ लिया कि कुछ चीज़ें हीट सरप्लस हैं, कुछ जगहें हीट डेफिसिट हैं। फिर आप देखो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपको समझ आ गया, लैटिट्यूड समझ आ गया ना, लिखो लॉन्गिट्यूड। देखो लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ होती होगी। अभी ये अर्थ बन गई, ये हमारा इक्वेटर भी बन गया 0 डिग्री, ये हमारे ऐसे ऐसे करके कुछ लैटिट्यूड बन गए। ठीक है, ये हमारे लैटिट्यूड बन गए। हमको बनाने हैं लॉन्गिट्यूड, तो हमको एक तो चाहिए कोई ऐसी सेंटर वाली लाइन, और फिर उसमें कुछ ऐसे ऐसे करके हमें लॉन्गिट्यूड बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही होता है आपका ग्लोब, ऐसा होता है ना, ठीक है।
है ना। तो लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए रेफरेंस लाइन, अभी रेफरेंस लाइन क्या लें, रेफरेंस लाइन क्या लें भाई। यहाँ पे तो इक्वेटर बनाने के लिए हमने बोला कि भाई सेंटर, सर्कल के बीच में से एक लाइन खींचो, वो सेंटर, और बस वहाँ से आप एंगल बनाओ, वो आपकी लैटिट्यूड, ठीक है। रेफरेंस लाइन अगर आपको लैटिट्यूड की लेनी है कि भाई 0 डिग्री किसको बोलें, तो क्या बोलेंगे कि भाई ग्रीनविच, ग्रीनविच, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो है कहाँ पर है, लंदन, वहाँ से जो पास होती हुई लाइन है उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। क्यों? ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको आप बोलते हो, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ से पास होती जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री लाइन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई जिस टाइम ये सब अर्थ के लॉन्गिट्यूड वगैरह बना रहे थे उस टाइम मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट जो थे वो इस ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और लंदन उस टाइम दुनिया पे राज करता था, तो भाई जो बेस होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, वो तो हमारी कंट्री से पास होना चाहिए, हमारी कंट्री 0। यहाँ से आप दुनिया का अगर आपको टाइम निकालना है तो हमारी कंट्री के हिसाब से आप निकालोगे, बात समझ आई, ठीक है ना। इसलिए लंदन में 0 डिग्री, भाई आसान है। तो सर वो बात सही है कि इससे पहले हमारे सूरत से वो क्रॉस होती थी इंटरनेशनल डेट लाइन। सूरत से मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन तो है ही नहीं है, तो ग्रीनविच मीन टाइम। सर वही टाइम ग्रीनविच क्रॉस हो नहीं, मेरे को समझ नहीं आया सवाल, फिर से बोलो। सर जैसे ये जो ग्रीनविच से 0 डिग्री ऐसा टाइम लाइन क्रॉस हो रही है, तो ये कहा जाता है वो पहले सूरत से होती थी। किसने बोला भाई आपको ये? सूरत से, कह रहे हैं सूरत से पास होती थी। भाई देखो आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, ये आप ये ऐसे तथ्य आप तब लेकर आए सामने जब आपके पास उसका कुछ पीछे बैक करने की चीज़ हो। अभी यूट्यूब पे मेरे को क्या पता भाई, कुछ भी बोलते हैं यूट्यूब पे लोग। भाई वो क्या है, वो बिलीफ होगा, बिलीफ होता है लोगों का। क्या पहले लोगों का क्या बिलीफ था, भाई अर्थ फ्लैट है, नहीं तो हम उस पर कैसे चल सकते हैं, है ना, ठीक बात है, अर्थ जो है वो फ्लैट है। फिर ग्रीक के बहुत सारे फिलोसफर, उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई अर्थ स्फीयर है और अर्थ रोटेट करती है, सन तो अपनी जगह है ना। कौन? भाई कोपरनिकस वगैरह ये सारे लोग आए, है ना। पर क्योंकि वो चर्च के अगेंस्ट बोलते थे तो भाई उनको बोलने नहीं देते थे, है ना। ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं, काम की नहीं है भाई, उसको क्या करोगे आप यहाँ ज्योग्राफी में। काम की चीज़ पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो कि क्या जरूरी है। 0 डिग्री कहाँ से? ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन, ठीक है। अब 0 डिग्री तो पता चल गया, 0 डिग्री के उल्टा एक लाइन बनाएंगे जिसको बोलेंगे 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्या होगा? ये 180 डिग्री होगा इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। आप देखो अगर ये 0 डिग्री है, 360 डिग्री टोटल होता है ना, और 24 घंटे में, दिन में कितने घंटे? 24। इसको आप काटो, कितना आया? 15। मतलब आप क्या बोलोगे, 1 घंटे में 15 डिग्री जो है वो अर्थ मूव करती है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री मूव करती है, तभी तो जाके 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती होगी ना। बात समझ आई? आसान, बिल्कुल आसान। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है भाई? इंटरनेशनल डेट लाइन जहाँ आपका 0 डिग्री है उसके एकदम ऑपोजिट पीछे कोई एक लाइन होगी जो 180 डिग्री होगी, जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। काम क्या है इस लाइन का भाई? इस लाइन का ये काम है कि भाई इसको क्रॉस करो आप तो डे में चेंज हो जाए, डे में हो जाए चेंज। इसको आप क्रॉस करो तो डे में हो जाए चेंज, ठीक है। अगली बात समझो, आप देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये ऐसे जिगजैग है, ये जो है वो सीधी नहीं है ना। ये ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है भाई? आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज जिगजैग, इंटरनेशनल डेट लाइन इज जिगजैग, और वो सीधी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पास करती है एक्चुअल में पैसिफिक ओशन से। कहाँ से? बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है? देखो आप, इधर है आपका, इधर है आपका रशिया, इधर है आपका USA,
और ये आपका बीच में रशिया और यूएसए के बीच में बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, रशिया और यूएसए के बीच में क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। आप बोलोगे रशिया और यूएसए कहाँ पे दिख रहे हैं? ऐसे दिखते हैं ना आपको? कहाँ पर है ऐसे? कहाँ पे? ऐसे है ना, वहाँ से दिख रहा है ना आपको? वहाँ से रशिया का वो हिस्सा और यहाँ से अमेरिका का ये हिस्सा, तो पीछे से ऐसे है ना? बात समझ आई? ठीक है ना? बीच में से पास होता है, जगह है बेरिंग स्ट्रेट, वहाँ से पास होता है इंटरनेशनल डेट लाइन, और वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? क्योंकि भाई बीच में बहुत सारे आइलैंड है ना? आइलैंड होने की वजह से क्या होगा? एक दिन में एक जगह पे दो दिन आ जाएंगे। कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आइलैंड बोलते हैं इस साइड रहने, कुछ इस साइड रहना है। सर अगर इंटरनेशनल डेट लाइन एक आइलैंड से क्रॉस होगी तो एक साइड से एक दिन चल रहा होगा, दूसरे साइड से दूसरे दिन चल रहा होगा। हाँ, मतलब मेरा कहने का ये है कि कोई आइलैंड जो है ना वो इंटरनेशनल सेंटर में आ जाएगा, तो उसकी वजह से उसका वो अलग अलग हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि आइलैंड के कुछ हिस्से यहाँ रह जाएँ, कुछ हिस्से यहाँ रह जाएँ, तो फिर वो एक ही आइलैंड के हिस्से ऐसे हो जाएंगे, है ना? इसलिए आइलैंड के बीच में से पास नहीं होनी चाहिए, कहीं ओशन से पास होनी चाहिए, इसलिए ओशन से पास होती है। जबकि आपका 0 डिग्री जो है वो तो लैंड से भी पास होता है। तो अगर आपको एमसीक्यू में है कि भाई ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या ये ओशन से पास होती है, तो हाँ होती है, लैंड से पास नहीं होती। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इंटरनेशनल डेट लाइन डू नॉट पास थ्रू लैंड। आप दोगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट, डू नॉट, गलत। लैंड से पास नहीं हो रही ना, वाटर बॉडी से पास हो रही है। ठीक बात है ना? लैंड से पास होगी तो फिर तो दिन में चेंज आ जाएगा, है ना? ठीक बात है। कैसे ऐसे कहाँ शिफ्ट होगा? अगर कोई यहाँ से यहाँ चला जाए, अभी समझेंगे। यहाँ आपको क्या समझ आ गया? इंटरनेशनल डेट लाइन समझ आ गई। आपको समझ आ गया कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करेगी 24 घंटे में। 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट करेगी? 15 डिग्री। ये है रशिया, ये यूएसए, बीच में से जा रही है इंटरनेशनल डेट लाइन। मानो ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ईस्ट को हम मानते हैं वेस्ट, इसको हम मानते हैं ईस्ट। आप बोलोगे कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाते हो तो यू विल गेन 1 डे। ठीक है, आप बोलोगे वेस्ट से ईस्ट जाते हो यू विल गेन 1 डे। मतलब आज क्या दिन है? क्या? 9। मानो आज 9 जून है तो यहाँ पे हो रहा होगा 8 जून। ठीक बात है? बात समझ आई? तो यू विल गेन 1 डे। मतलब अगर आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर आपका एक आइलैंड था, एक आइलैंड यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको दिखाएगा कि आज 9 जून है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चले गए तो अभी 8 जून चल रहा होगा। आप ये वाला दिन आपने गेन कर लिया ना, आप पिछले दिन में पहुँच गए। बात समझ आई? तो गेन हुआ आपका, आप पुरानी जगह पे आ गए हो, तो एक दिन गेन हुआ आपका। अगर यहाँ पर होता है एक्चुअल में 10 जून तो आप बोलते कि यार 9 तो मैंने जिया ही नहीं, 10 में पहुँच गया, एक दिन लूज हो गया मेरा। बात समझ आई? आप गए पीछे तो आपने क्या किया? गेन 1 डे, है ना। और अगर आप यहाँ पर आओगे ईस्ट से वेस्ट तो लूज 1 डे, है ना। सर बट ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सर ईस्ट है तो ईस्ट में तो सर अगर टाइम आगे चल रहा है तो डे आगे चलना चाहिए ना। मैं बताऊंगा ना आपको। अर्थ भाई ऐसे रोटेट करती है, ऐसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। हम मानते हैं कि अर्थ ऐसे रोटेट हुई है। ठीक बात है? हम क्या मानते हैं? अर्थ ऐसे रोटेट हुई है ना। इस हिसाब से वेस्ट टू ईस्ट करती है अर्थ रोटेट, करती है? यस सर। करती है ना। आप दिमाग में क्या फिट करो भाई, अगर हम वेस्ट से जाएंगे ईस्ट में तो विल गेन 1 डे। अगर हम ईस्ट से जाएंगे वेस्ट में, कहाँ के? इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम राइट तरफ जाएं, मतलब ईस्ट की तरफ जाएं, तो हम गेन करेंगे 1 डे। इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर वेस्ट की तरफ आए, मतलब लेफ्ट की तरफ आए, तो हम लूज करेंगे 1 डे। बात समझ आई? यहाँ तक आपको क्या समझ आया? ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, विल लूज 1 डे क्या है, गेन 1 डे क्या है। ज़्यादा बीच में घुसोगे इसके सर, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये डेट है, बताओ यहाँ पे फायदा नहीं है भाई, बचकानी हरकतें नहीं करनी है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस, जितना काम के लिए। और मैं आपको हर चीज़ का वाई समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से उड़ा दूंगा कि इसमें मेरे से सवाल मत पूछना है, मुझे खुद ही नहीं आता है।
ऐसा नहीं करूँगा भाई मैं। जो काम की चीज़ है, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बतानी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल बताई जाएगी। लेकिन आप एकदम ही उल्टा पुल्टा सवाल करोगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा। अब काम की चीज़ क्या है, देखो दो काम की चीज़। एक आपको समझ आना चाहिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्रीन मेरिडियन में अगर बजे हैं 12, ठीक है, तो इंडिया में उस टाइम कितना टाइम हुआ होगा। ऐसा कोई सवाल आपसे कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। कोई आपसे बोलेगा आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा, मैं आपसे बोलता हूँ कि ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में बजे हैं 12, तो बताओ इंडिया में कितना टाइम हुआ होगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये निकालना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या आपको आनी चाहिए भाई, एक चीज़ होती है ये डे लाइट सेविंग। ये डे लाइट सेविंग, तो ये क्या चीज़ होती है, डे लाइट सेविंग, ठीक है। डे लाइट सेविंग कभी सुना आपने, डे लाइट सेविंग सुना है। पहले आप समझो कि ये कैसे निकालेंगे। देखो आपको समझ आ गया कि अगर रेफरेंस लाइन के आप समझो, अगर आप ग्रीनविच ये 0 डिग्री है, अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको करना है प्लस, अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको करना है माइनस, ठीक है। ग्रीनविच 0 डिग्री के अगर आपको कोई यहाँ का लैटिट्यूड दे तो आपको करना है प्लस, यहाँ का लैटिट्यूड दे तो करना है माइनस। मैं बोलूँ 0 डिग्री पे बज रहे हैं 12, आप बताओ 75 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा है, तो निकाल पाओगे, ये नहीं, आप उधर कॉपी में निकालो, इधर मेरे आंखों में क्या बोर्ड में निकाल दोगे क्या, इधर देख के कॉपी में निकालो जरा, कैसे करोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 0 डिग्री में कितना हो रहा है, 0 डिग्री में टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, करो 0 डिग्री में 12 बज रहे हैं 12 नून, 0 डिग्री में बज रहे हैं 12, तो 75 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा, कर पाओगे। नहीं मेरे को नहीं बताओ, आप आंसर बताओ, आंसर बताओ। 5 क्यों बज रहे होंगे, कैसे बज रहे होंगे 5, कैसे निकाला आप, निकालो, मैं पानी पीता हूँ। कैसे बज रहे होंगे 5, ये कौन सा तुक्का है, कैसे बजेंगे 5 बताओ जरा। 75 डिग्री पे कैसे होंगे, 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर, 75 डिग्री कितना 5 हो गया, और फिर बिल्कुल ठीक है, मतलब आपने निकाल लिया। कॉन्फिडेंस नहीं, मैं पूछ रहा था आपने कैसे निकाला, मैंने थोड़ी बोला आप गलत निकाल रहे हो, मैंने नहीं बोला आपने गलत निकाला, मैंने बोला कि भाई कैसे, आपने बोला 5, मैंने बोला कैसे। अब उल्टा सवाल क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बताओ, आप बताओ ये, आप बताओ 30 डिग्री वेस्ट, नहीं 30 डिग्री, आप बताओ 45 डिग्री वेस्ट, तो इधर कितना टाइम हो रहा होगा। नहीं, अब थोड़ा मुश्किल सवाल, अभी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए 0 डिग्री पे टाइम हो रहा है 1 PM, ठीक है, कितना टाइम हो रहा है 1 PM नहीं, रुको, यहाँ टाइम हो रहा है 10 PM, मुश्किल हार्ड सवाल बनाना है। यहाँ टाइम हो रहा है 10 PM, आपको वेस्ट में निकालना है, निकालो कि 70 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा। जीरो डिग्री पे बज रहे हैं 10, हाँ बिल्कुल 10 बज रहे हैं, निकालो, सबको निकालने दो।
निकाल लिया आपने? 5 क्यों? 5:20 होंगे? कितने कह रहे हो? 5:20। 5:20 पक्का? देखते हैं क्या पता हो भी सकते हैं। आप बताओ, बाकी किसी ने निकाला? किसी और का आएगा अगर 5:20 तो नहीं करेंगे सॉल्व, अगर किसी और का नहीं आया तो फिर करेंगे। 5:30 तक कैसे पहुंच गए? कैसे? हवा में? 5:20 ये बोल रहे हैं 5:30 आ रहा है। 5:30 आ रहा है मतलब आपको 5:30 आ रहा है? 5:30 करीब करीब कैसे? आपने सोचा भाई यहाँ 75 था, यहाँ 5 आ रहा था, इधर 30 है, 5 इधर उधर हो रहा है, तुक्का मारते हैं भाई, 5:20 होगा या 5:30 होगा। मैं हाथ नहीं चलाएंगे कॉपी में, तुक्के में काम चला लेंगे। कैसे? कितना है आपका? सर 5 और 6 के बीच में आएगा, 75 होगा तो 5 के पीछे रहता 10 मिनट बच गए ना एक्स्ट्रा वाले, 60 तो डिवाइड हो जाएगा है ना। 60 कहाँ से डिवाइड हो जाएगा? क्या हो गया? पूरा ये क्यों नहीं निकाल रही? इसका कितना होगा? सर 60 डिवाइड हो जाएगा ना 10। अगर 1 घंटे में 15 मिनट, 1 घंटे में 15 मिनट 50 मिनट नहीं भाई, अगर 1 घंटे में 15 मिनट तो उसको और नीचे तोड़ो ना। आधे घंटे में कितना? 7.5 और उससे आधे वो इसको 1 मिनट पे लेके जाओ, फिर उसको तोड़ो, एग्जैक्ट बताओ। 4 मिनट आ जाएगा। 4 मिनट आएगा ना, है ना? 1 डिग्री करेगा 4 मिनट में, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 60 डिवाइड हो जाएगा ना 15 से, हो 10 जाएगा। मिनट बच गए ना। ठीक है है ना, तो उस 10 मिनट को 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 का 40 आ जाएगा। ठीक है 40 मिनट हो गए। ठीक है टोटल हो गए 4 घंटे 40 मिनट पीछे जाना है। ठीक है। तो वहीं पहुंचेंगे फिर 5:20 को। हाँ तो ठीक है, क्या हो गया? ठीक है सवाल भाई, हो गया। 4 घंटे 40 मिनट पीछे जाना, माइनस करना है आपको, है ना? कितने में से? 10 में से। ठीक बात है, तो आ जाएगा 5:20। ठीक तो बोला था, क्या हो गया इसमें? ठीक है ना? यहाँ तक समझ आ गया? आपको कोई सवाल आ जाए भाई ये निकाल के दिखाओ, कर लोगे ना? कहाँ पर आएगा भाई? यूपीएससी में नहीं आएगा, केएस में आ सकता है। कोई पूछ सकता है आपसे भाई बताओ कैसे करते हैं, बता देना। ठीक है? ठीक है, हो गया। फिर आप देखो ये डे लाइट सेविंग चीज़ क्या है? डे लाइट सेविंग भाई, ये डे लाइट सेविंग क्या चीज़ है? आप देखो, क्योंकि हम रहते हैं इक्वेटर पे के पास, क्योंकि हम रहते हैं इक्वेटर के पास, है ना? आप देखो ये वाली जगह जो होगी, ये वाली जो जगह होगी, वहाँ पे डे और नाइट में सीज़न के साथ भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक बात है? वहाँ पे डे और नाइट में सीज़न के साथ भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब गर्मियाँ होती हैं तो भाई 7:30 8 बजे तक, अभी देखो जम्मू में 8 बजे तक रोशनी होती है रात को, है ना? तो गर्मियों में क्या होगा, सर्दियों में क्या होगा, 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। मतलब 1-2 घंटा इधर उधर हो गया, बस इतना ही चेंज आया अगर गर्मी हुई या सर्दी हुई। ठीक है? लेकिन आप देखो जो टेम्परेट रीजन है, मतलब मानो यहाँ से यहाँ तक के जो कंट्री है, यहाँ के कंट्री, यहाँ से यहाँ के जो कंट्री है, यहाँ के कंट्री, आप देखो बेसिकली ये डे लाइट सेविंग एक्चुअल में कहाँ पर यूज़ होती है? नॉर्डिक कंट्रीज है ना जो आपकी, वो ज़्यादा यूज़ करती हैं। नॉर्डिक कंट्रीज पता है आपको कौन सी? हाँ वही जिसको आप स्कैंडिनेविया बोलते हो, है ना? स्कैंडिनेवियन रीजन। सर फिर उसमें नॉर्डिक में क्या फर्क है? नॉर्डिक ऐड होता है ना, नॉर्डिक में एक कंट्री ऐड हो जाती है। कौन सी? आइसलैंड ऐड होती है। हाँ स्कैंडिनेवियन में वो 3 है ना, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। ठीक है? ठीक बात है? ठीक है? आप देखो इन कंट्री में, इन कंट्रीज में एक्चुअल में क्या होता है भाई? इन कंट्रीज में एक्चुअल में क्या होता है? आपने देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे कभी की अलास्का के बारे में दिखाएंगे, अलास्का दिखाएंगे कि वहाँ पे 6 महीना जो है वो दिन रहता है और सिर्फ दिन ही रहता है, और 6 महीना होता है वहाँ सिर्फ रात ही रहती है ना? बात समझ आ रही है? वैसे ही क्या होता है, जो ये टेम्परेट रीजन होते हैं, ये जो टेम्परेट रीजन में ऊपर की कंट्रीज होंगी, ऊपर की कंट्रीज होंगी, इधर एक्चुअल में क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे जैसे ही विंटर अप्रोच करेगी, जैसे ही विंटर अप्रोच करेगी
ड्यूरेशन ऑफ द डे जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द डे जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे सूरज तो मानो उग रहा है वही 5 बजे तक अगर उग रहा है, रात बहुत जल्दी हो जाएगी भाई, मानो 4 बजे रात हो जाएगी, ठीक बात है, मानो 4 बजे रात हो जाएगी। सेम चीज़ कहाँ हो सकती है? नहीं, आप समझो इंडिया को लो, है ना, ये इंडिया ऐसे मान लो, टूटा फूटा है लेकिन ठीक है ना। चाइना में बहुत सारे एरिया चलो ठीक है, आप खुश? गुजरात भी ले लिया, चलो ठीक है, खुश? मानो ये इंडिया। अब इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ हम बोलते हैं कि सबसे पहले सूरज उगता है ना, और यहाँ पे सबसे लेट उगेगा, है ना। क्यों भाई? ईस्ट में सबसे पहले वो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट जाएगी तो ये हिस्सा पहले सन के पास जाएगा, है ना। बात समझ आई क्या? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले सूरज उगेगा, तो यहाँ फिर अंधेरा सबसे जल्दी हो जाएगा, मतलब 4 बजे 4 PM यहाँ पे रात हो जाएगी, है ना, यहाँ पे लेट होगी, है ना, ठीक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि भाई जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं दिन के, जो भाई 4 बजे के बाद तो कोई काम नहीं कर सकते, अंधेरा हो गया, ठीक बात है, तो हम क्या कर सकते हैं, डे लाइट सेविंग। फिर मैं आपको इसके बाद वो समझाऊंगा क्या मैंने बताया कि इंडिया के केस में कहाँ हो सकता है, ये नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है ये चीज़, है ना, चाय बगान टाइम, है ना। आप ये समझने से पहले एक और चीज़ समझो, लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया ने कौन सा लिया हुआ है अपना? ऐसे लिख लो, है ना, यही है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। ये हमारा है इंडियन मीन टाइम, IMT, है ना। इंडियन मीन टाइम कहाँ से पास होता है? यूपी से पास होता है, मिर्ज़ापुर से, है ना। ठीक है, मिर्ज़ापुर से पास होता है, 82.5 डिग्री है, इसको हमने बोला है मीन टाइम है। जितना यहाँ टाइम हो रहा होता है उतना ही हम मानते हैं कि हर जगह टाइम हो रहा है, यही मतलब हुआ ना इसका, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। आप देखो, अगर यहाँ पे भाई ज़रूरत से पहले अगर 4 बजे ही दिन ख़त्म हो जाएगा तो भाई वो बोलेंगे कि हमारी तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक बात है। जैसे मानो ऑफिस चालू होते हैं कि भाई 9 बजे ऑफिस चालू होते हैं, है ना, और 4 बजे तक ऑफिस चलते हैं, तो भाई जैसे ही आपका ऑफिस ख़त्म हुआ, अंधेरा भी हो गया, सब खत्म, है ना, ठीक बात है, ठीक बात है। और अगर मानो 4 बजे भी नहीं, मानो आपके ऑफिस 7 बजे ख़त्म होता है, 9 से 7 बजे आपका ऑफिस चलता है, 4 बजे हो गया अंधेरा, 3 घंटे आपको लाइट जलानी पड़ेगी, अंधेरा हो गया ना, 3 घंटे लाइट जलानी पड़ेगी। बात समझ आई? ठीक है। तो ये इंडिया में एक चीज़ थी जिसको बोलते थे चाय बगान टाइम, ठीक है। ये भी आपकी NCERT में दिया हुआ है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं ऊपर से कहीं से पढ़ा रहा हूँ। चाय बगान टाइम जोन आपकी NCERT में दिया है, ठीक है। चाय बगान टाइम जोन, चाय बगान टाइम जोन मतलब वो वहाँ पे टी उगती है, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर टी का कल्टीवेशन करवाते थे, उस टाइम में एक चीज़ निकल के आई चाय बगान टाइम जोन, कि नॉर्थ ईस्ट में को अलग से एक टाइम जोन प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक बात है, कि वो बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम डिफरेंस लगभग 2.5-3 घंटे का है, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। तो यहाँ को अलग से एक टाइम जोन प्रोवाइड करवाया जाए, पर आप देखो उसकी फिजिबिलिटी थी, उसकी फिजिबिलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि इंडिया जो है वो पुअर कंट्री है, इलिटरेट कंट्री है, ट्रेन के टाइमिंग आपको समझ नहीं आएंगे, अलग अलग 2 टाइम जोन होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा भाई इस टाइम जोन में कौन सी ट्रेन चल रही है, वहाँ कौन सी चल रही है, उस हिसाब से आपकी भिड़ जाएंगी आपस में, बहुत सारे हर्डल थे तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई दिमाग में डाले भाई चाय बगान टाइम जोन, आपको समझ आना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ दिक्कतें होती हैं, उस हिसाब से उनको दिक्कत है, वो बोल रहे हैं हमें अलग से टाइम जोन दो। बात समझ आ रही है? ये डे लाइट सेविंग में भी यही चीज़ है। क्या चीज़ है भाई? अगर इनके ऑफिस की टाइम हो मानो 10 से लेके 7 बजे तक, 10 से 7 बजे तक इनके ऑफिस की टाइमिंग हो, और इनके यहाँ सूरज निकल रहा है 5 बजे, ढल रहा है 4 बजे, और 4 बजे से 7 बजे तक इनको 3 घंटा
बिजली यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। तो बिजली यूज़ ना करें, टू कट द पावर कंजम्पशन, ये अपनी घड़ी को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ऑफिस के टाइमिंग जो है वो जल्दी शुरू हो जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है, ऑफिस के टाइमिंग जल्दी शुरू हो जाए और आप जो डे लाइट है उसका फ़ायदा उठा पाओ और डे लाइट में ही आप अपने सारे काम ख़त्म कर लो ताकि आपकी बिजली की बचत की जा सके। ठीक बात है। डे लाइट सेविंग आपसे पूछो क्या कोई की क्या चीज़ है? डे लाइट सेविंग उसके नाम में लिखा है कि डे लाइट को सेव करना है, उससे हमें काम करना है। उन जगहों पे लागू होगा जहाँ पे सूरज जल्दी ढलता है, रात जल्दी हो जाती है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना पड़ता है और हम अपने ऑफिस के टाइमिंग को और हर चीज़ के, जरूरी नहीं ऑफिस के टाइम, हर चीज़ के टाइमिंग को आप ऐसे एडजस्ट करो कि हम डे लेंथ के ड्यूरेशन का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ और रात को ज़्यादा बिजली यूज़ ना करें। ठीक बात है, डे लाइट सेविंग। एक चीज़ हमें समझ आ गई डे लाइट सेविंग क्या है, एक चीज़ आपको समझ आ गई लॉन्गिट्यूड क्या है। अब आप समझो कि एक चीज़ ये टाइम जोन्स क्या होते हैं, कि ये टाइम जोन्स क्या है। टाइम जोन मतलब यही कि हम बोलेंगे कि ये हमारा टाइम जोन था ये वाला, और एक और टाइम जोन मांग रहे थे ये नॉर्थ ईस्ट वाले, जिसको बोल रहे थे चाय बगान टाइम। ठीक है, आप देखो मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई कंट्री ऐसे लॉन्गिट्यूडनली लंबी है या कोई कंट्री ऐसे इस हिसाब से चौड़ी है, तो किसके में टाइम जोन ज़्यादा होंगे? जो चौड़ी है ना? सही बात है, जो ज़्यादा चौड़ी होगी उसमें ज़्यादा लॉन्गिट्यूड आते होंगे और वो उसमें ज़्यादा टाइम जोन होने की संभावना है। बात समझ आई? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गेस वर्क लगाओ कि कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स होंगे। ठीक बात है, आप क्या बोलोगे? रशिया में एक यहाँ पे टाइम जोन है, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6, मेरे ख्याल से कुछ 5 6 टाइम जोन है। किसके? ठीक है, लोग 11। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन कौन सी कंट्री के होंगे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं होंगे। ठीक है, फ्रांस के है ना? सबसे ज़्यादा किसके टाइम जोन है? फ्रांस के। कैसे? हाँ, है ना, उसकी ओवरसीज टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी की वजह से उसके सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, मेरे ख्याल से 13 है। ठीक है, 13 टाइम जोन्स हैं। किसके? फ्रांस के। रशिया के नहीं है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, अगर कल को ऐसा हो सकता है श्रीलंका बोले हमें अलग से अपना टाइम जोन दो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, छोटी सी कंट्री है। ये कहाँ हो सकता है? जो चौड़ाई में ज़्यादा बड़ी कंट्री हो, रशिया हो सकता है, यूएसए हो सकता है। ठीक है, इधर हो सकता है चिली, नहीं हो सकता। ठीक बात है, चाइना में भी हो सकता है ना। तो आपको समझ आना चाहिए कि टाइम जोन ये चीज़ है, और रशिया के सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा है फ्रांस के, क्योंकि उसकी है ओवरसीज टेरिटरी। फ्रांस की कोई ओवरसीज टेरिटरी आपको पता है जो इंडियन ओशन में है? हाँ, इंडियन ओशन में आपको फ्रांस की कोई ओवरसीज टेरिटरी पता है? मेडागास्कर, अंडमान निकोबार। उधर क्या है? अंडमान एंड निकोबार के उधर क्या है? आप इसको कॉपी करो, आप देखो आपको समझ आया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड या नहीं। सर अंटार्कटिका में कैसे टाइम जोन वर्क करेगा सर, जब वहाँ पे 6 महीने रात 6 महीने दिन रहेगा? अंटार्कटिका में कौन रहता है भाई? कुछ लोग तो रहते हैं शायद। तो अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन नहीं है भाई, वो वहाँ पे इस हिसाब से चलता है कि वहाँ पे 6 महीना जब दिन होगा। अंटार्कटिका और आर्टिक में क्या है? आर्टिक, अब देखो आर्टिक में तो ओशन है ना, और अंटार्कटिका जो है वो आपका लैंड है ना। तो वहाँ पे आपको पता है 6 महीना दिन रहेगा और 6 महीना रात रहेगी, और वहाँ जिस टाइम 6 महीना दिन रहता है वो उसी हिसाब से सिर्फ वहाँ एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं, या इतना कोई टाइम जोन की इतनी कोई बड़ी वो नहीं है। आप बताओ, आपको कुछ याद आ रहा है कि इंडियन ओशन में फ्रांस की कोई ओवरसीज टेरिटरी है? हाँ, प्रेजेंट में है। आप वहाँ से लाओ वो HDMI केबल। हाँ बताओ, आप बताओगे तो फिर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि कौन सी है। आप पहले सोचो कि आपको लग रहा है आपने न्यूज़ में सुनी है, मैंने आपको बताई हुई है, मुझे याद है। नहीं, आप बताओ कि कौन सी है ये। मेडागास्कर के पास से मेरे को क्या पता चलेगा भाई?
सोचो आप 2-3 मिनट लो और सोचो कि ऐसा कुछ है क्या। ये लगाना है, इसके आगे। फ्रांस की कोई ओवरसीज टेरिटरी आपको पता है? नहीं, मैंने इंडियन ओशन में बोली भाई। इंडियन ओशन में फ्रांस की कोई टेरिटरी आपके दिमाग में आती हो कि हाँ हमने नाम सुना है फ्रांस की, ये ओवरसीज टेरिटरी है? क्या चीज़? एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। नाम सुना है आपने? रीयूनियन आइलैंड नाम सुना है? नहीं सुना आपने रीयूनियन आइलैंड? अच्छा ठीक है भाई, नहीं सुना तो। अगर आपने रीयूनियन आइलैंड का नाम नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूँ कि रीयूनियन आइलैंड आप लिख लो, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी इन इंडियन ओशन। फिर से काम में आएगी, कहाँ आएगी वो भी बताता हूँ। हम पढ़ेंगे रीयूनियन हॉटस्पॉट। ज्योग्राफी में एक वर्ड आएगा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट, तब आपका ये रीयूनियन आइलैंड जो है, इसका ये लगाओ पासवर्ड और इसको खोलो, तब आपका आएगा रीयूनियन आइलैंड और तब आपका आएगा ये रीयूनियन हॉटस्पॉट। और तब आपको समझ आएगा कि ये रीयूनियन हॉटस्पॉट है एक्चुअल में क्या है। रीयूनियन हॉटस्पॉट कभी आपने सुना है? नाम क्या है रीयूनियन हॉटस्पॉट? कभी आपने सुना है? हम देखेंगे कि इंडिया की प्लेट ऐसे करके ट्रैवल कर रही थी, है ना, और इसके ऊपर से इंडिया और यूरेशिया क्या, हाँ, तो रीयूनियन हॉटस्पॉट कहाँ पड़ा हमने, वो पूछ रहा हूँ। सर जो अफ्रीका के साथ में जो आइलैंड था, सर अफ्रीका के साथ में जो आइलैंड था सर, जब इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट ट्रेवल कर रही थी, हाँ, जहाँ से लावा निकल रहा था, हाँ, वो आइलैंड कौन सा है? रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? आपने खुद एनसीईआरटी पढ़ी है कभी ज्योग्राफी की? आप पहले एनसीईआरटी खरीद के लाओ ज्योग्राफी की। आप क्लास में लाए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी? चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है एनसीईआरटी का। आप देखो, आज आपको दो चीज़ें पढ़ाएगी, क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। उसके साथ आपने क्या पढ़ा? आपने देखा अर्थ पे सीजन कैसे बनते हैं, डे नाइट कैसे होता है, इलिप्टिकल होने की वजह से क्या होता है, ये वो क्या होता है, सब चीज़ आपने पढ़ी। टाइम जोन आपने पढ़ा, चाय बगान टाइम जोन आपने पढ़ा, इंडिया में क्या टाइम है आपने पढ़ा, यहाँ पर क्या इनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ी, सब चीज़ें पढ़ी। ठीक है, इतनी चीज़ें आप एक बार देखो। मैं तब तक आपको रीयूनियन आइलैंड दिखाता हूँ कहाँ पर है। वहीं पे ना सर, अफ्रीका के साथ में। हाँ वहीं पर है, जहाँ से सर लावा निकल के हमारी ब्लैक सॉइल बनी, ब्लैकिश बना। वही उसी को बोलते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट, है ना। अच्छा, यहाँ पे वाईफाई था क्या? सर के यहाँ पे वाईफाई चलता है ना? आपने दिया है? कौन सा है? रिलायंस, जियो फाइबर? उनका है कैमरा सर, वो है ये उनका पता नहीं इस पे अटैच होगा। ये इंस्टीट्यूट वालों का है जी, इसका पासवर्ड पता है आपको? पता नहीं, कनेक्ट तो किया ना। देखो, अगर वो किया था तो फिर हो जाएगा खुद ही। चेंज कर दिया होगा तो चेंज कर दिया। पूछ के आ जाओ, बता देंगे सर। आधा घंटा है अभी, आपको रीयूनियन हॉट दिखाएंगे ना, आइलैंड कहाँ पर है, फिर आपको दिखाएंगे ये बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, ताकि आपको समझ आए इंटरनेशनल डेट लाइन का है ना। ठीक बात है। क्या हो गया, इतनी कौन सी बातें हो रही हैं? अभी कराऊंगा मैं, अभी एग्जाम में जो आने वाले इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है वो तो करने हैं अभी मैंने भाई, वो तो करवाऊंगा मैं, वो मेरा सब्जेक्ट है, वो तो 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा।
हाँ देखो सर। ये सारा हाँ भाई साहब बहुत सारा नहीं है ये। 0209196 आगे पल्स IS भी है। हाँ लेकिन स्पेस नहीं है। सर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? टाइम होगी। हाँ टाइम जोन, ताकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप क्या बोलोगे, कहाँ जाना है? नेविगेशन भाई। पुराने समय में, रुको मैं बताता हूँ आपको, वो लाओ ना इसका, वो कहाँ केबल लग गया? ये तो ऑन नहीं किया ना, इसका रिमोट का है, कहाँ से ऑन होता है ये? वहां से नहीं लगा, ये देखना कहाँ से लगता है। ये आपने उतार लिया है, मिटा दूं? लिख लिया ना ये सब? लगाया? ऑन है? मतलब अभी ऑन किया शायद रिमोट से ऑन होगा। रिमोट से ऑन किया ना, पता नहीं होगा। ये दिख रहा है आपको कहाँ है? ये क्या खुल गया? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना? ये यहाँ पे दिख रहा है, रियूनियन आइलैंड दिख रहा है, वो इंडियन ओशन, वो मेडागास्कर, और उसके पास यहाँ पे दिखा रहा है आपको रियूनियन आइलैंड। ये नीचे दिखा रहा है, दिख रहा है? कहाँ पर है? मेडागास्कर के साथ में। ठीक है, आपका होमवर्क, पहले आप एक होमवर्क लिखो, ठीक है? होमवर्क लिखो। होमवर्क क्या है? एक वो आप इरा एपो, वो कोई कल का होमवर्क नहीं है, वो आपका मन, आप जब मर्जी पढ़ो, ठीक है? वो आपका सेल्फ स्टडी की चीज़ है, वो आप घर पे पढ़ो। आपका होमवर्क क्या है कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि इक्वेटर से पास होने वाली वो सारी कंट्री, है ना? किस लिए लिखवा रहा हूँ भाई? ताकि आप कॉपी में लिख के रखो, ये आपके उस टाइप के नोट्स बन जाए कि आपको पेपर से पहले एक बारी देखो तो आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई इसको रिवाइज करना है, ठीक है? इक्वेटर से पास होने वाली कंट्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली इंडिया की स्टेट्स। सर वो ये याद रह जाता है सर इक्वेटर का, लेकिन सर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कंट्रीज याद रखती हैं सर? कंट्री नहीं, इंडिया में कौन सी स्टेट से पास हो रहा है उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ बेरिंग स्ट्रेट ना, बेरिंग स्ट्रेट देखना है आपको। आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन हो गई। ये देख लो, ये आपको आगे फोटो किसकी? इंटरनेशनल डेड लाइन, वो वहाँ से पास हो रही है। वो बीच में क्या है? पैसिफिक ओशन है? बीच में क्या है? पैसिफिक ओशन। इस वाली फोटो में देखो, दिख रहा है? इस वाली फोटो में दिख रहा है? इसको और बड़ा करें, ये क्या है? कोरा क्या खुल गया ये? चलो यार जो भी खुल गया, फोटो दिखनी चाहिए, आप फोटो देख लो बस, ठीक है? दिख रही है? दिख गई? कहाँ पर है ये? इस साइड इसके ऑस्ट्रेलिया है और इस साइड क्या है? अमेरिका और साउथ अमेरिका, है ना? इस साइड क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सी वाली साइड है? जिस साइड रशिया है ना? ठीक बात है ना? ये इस साइड ऑस्ट्रेलिया, ऊपर रशिया है ना? इस साइड अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका है। तो क्या कह रहे हैं? उधर ट्यूसडे है, इधर मंडे है।
लिखा है? मतलब इधर आप आए तो एक दिन गेन किया, यही तो समझा रहा है ना। बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक बात है ना, आगे समझ। और क्या चीज़ पढ़ी हमने आज जिसको आपको देखनी है? सर लाइंस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी लैटिट्यूडल लाइंस या लॉन्गिट्यूडल लाइंस? बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई। देखो आप मेरे से ऐसा पूछ रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं नहीं बता सकता भाई कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता। मैं आपको सिर्फ एक अंदाज़ा दे सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। अब आएगा या नहीं आएगा ये मैं भी नहीं बोल सकता। अब आप कल को मेरे को बोलो कि सर आपने बोला था नहीं आएगा और फिर आ गया, और मैं नहीं उसकी जिम्मेदारी ले सकता। मैं बस बता रहा हूँ कि पेपर में इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना पड़ेगा। इसमें इस पेपर में आप सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते, ये चीज़ आपको पता है ना। इस पेपर में आप सब कुछ पढ़ के जा नहीं सकते भाई। पेपर आया कहाँ? कल किस में आया था पेपर जो हमने देखा था? इनसाइट में था। इस पेपर में आप सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ नहीं पढ़नी। ठीक बात है? आपको क्या पता होना चाहिए भाई? पढ़ने वाली चीज़ तो सबको पता है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है ये पता होनी चाहिए आपको। अरे कल जो पेपर निकाला था वो कहाँ गया? हिस्ट्री में होगा ना, वो कहाँ पर होगा? आप निकाल के देखो, वो वाला पेपर निकालो और उसको लगाओ। कौन से क्वेश्चन में थे हम? क्वेश्चन हटाओ, मुझे वो उसमें से जो इकॉनमी वाला पार्ट होगा उसको आप निकालो। कल हम वापस मिलेंगे। कल हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे? क्या चीज़? फिजियोग्राफी नहीं, कल हम कुछ और पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे, देखते हैं कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आगे कोई चीज़ होगी तो पढ़ेंगे। सर इसमें वो आएगा ना इक्लिप्स, वो भी पढ़ाना है क्या आपको क्लास में? लूनर इक्लिप्स नहीं पता आपको क्या होता है? ग्रहण नहीं भाई, उसमें होता क्या है? सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सोलर इक्लिप्स आप समझो, सोलर इक्लिप्स कब होता होगा? दिन में, मून आ जाएगा बीच में, दिन में। और उनकी शैडो जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है। इसमें तो दिख भी नहीं रहा यार, ये तो सी सैट लिखा है। क्या लिखा है इसमें? वाह, लाइट बंद होगी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आप देखो सोलर इक्लिप्स में होगा क्या भाई? दिन में हो रहा है, ग्रहण दिन में लग रहा है, आप धरती पे हो, है ना। सोलर इक्लिप्स क्या है भाई? आप धरती पे हो, आप धरती से देख रहे हो ऊपर की तरफ, दिन में हो रहा है, मतलब सूरज को आप देख रहे हो, सूरज को किसी ने कवर कर दिया, मतलब बीच में मून आया होगा, है ना। सोलर इक्लिप्स हो गया। ठीक है। और लूनर इक्लिप्स में क्या होता होगा? मान देखो रात को होता है लूनर इक्लिप्स, है ना। मतलब कि आप एक तो धरती पे हो, आप धरती से ही देख रहे हो ना। लूनर इक्लिप्स भी तो आप धरती से ही देख रहे हो, है ना। लूनर इक्लिप्स धरती से नहीं देख रहे? अरे देखोगे तो धरती से ही। आप देखो, एक होगी अर्थ, यहां पे होता होगा मून, है ना। तो क्या होता होगा? अर्थ आ जाती होगी आपके बीच में। किसके? सूरज और, है ना। यहां पर आ जाएगा सन, यहां पे आ जाएगी अर्थ, यहां पर आ जाएगा मून। क्या हो जाएगा? लूनर इक्लिप्स। क्या हो गया? आप इतनी क्यों बातें कर रहे हो? कहाँ लगे हुए हो चढ़ 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 करने? धीरे धीरे बातें हो जा रही हैं। प्रोजेक्टर ऑन हो गया, आ जाओ। हाँ ठीक है। सोलर इक्लिप्स आपको समझ आ गया, लूनर इक्लिप्स आपको समझ आ गया। इसमें क्या है यार? कुछ भी नहीं था। कितने सवाल तक आपने देख लिया था? नहीं, 51 भी देख लिया था। आप बोल रहे थे ये सवाल करा के जाओ कुछ। ठीक है, कौन सा सवाल था वो? ये लैंड रेवेन्यू और ये कुछ था, है ना। आप बोल रहे हिस्ट्री नहीं हमें करना है क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है ना। तो हम नहीं देख रहे हिस्ट्री भाई, मत डरो आप। हम देखते हैं इकोनॉमी। ठीक है, आप छोड़ो हिस्ट्री। देखो लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं समझा रहा। अब आप घर जाओ और खुद एनालिसिस करो। आपको नहीं देखना है ना पेपर? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ। देखो आप घर जाओगे, आप पेपर पढ़ोगे, आप उसको समझना, आप उसको खुद समझना। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि पेपर, आप बस ये लिख लो कि क्वेश्चन कहाँ से आया। ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है?
ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आप समझो, ये क्वेश्चन आया है, एक तो उसमें लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल फ्लाइट, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। ये मतलब आपको समझ नहीं आएगा। इन्वर्टर भी गया इनका। ऐसे विशेष पूरी होती है। देखो वो जो कैपिटल फ्लाइट लिखा है ना, उस कैपिटल फ्लाइट का एक्चुअल में मतलब है कि पैसा बहुत सारा इंडिया में आना किसके थ्रू आता है? FDI FPI के थ्रू, है ना। और कैपिटल फ्लाइट का मतलब होता है कि पैसा आने के बाद वो सारा वापस चले जाना, कैपिटल का फ्लाइट हो जाना, मतलब वो वापस चला गया यहाँ से, ठीक है। जैसे आप अभी देख रहे हो ना, अभी कोविड के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा FDI आया हुआ था, लेकिन अभी पिछले साल से 2021 से FDI FPI वाले पैसा खींच के वापस लेके जा रहे हैं सारा। अभी भी पिछले दिनों कल परसों की न्यूज़ में आया था कि FDI वाले FPI वाले, FDI वाले नहीं, कि FII वाले जो हैं वो पैसा खींच के इंडिया से वापस जा रहे हैं। आया था न्यूज़ में, आपने सुना? कल परसों नहीं भी आया हो, 1-2 महीने पहले से चल रही है ये बात कि FII वाले पैसा खींच के वापस जा रहे हैं। उस चीज़ पर ये सवाल आया है, ठीक है। ये कैपिटल फ्लाइट का मतलब वो है। आपको इसका आंसर क्या सोच के देना है? इसमें मॉनेटरी पॉलिसी लिखा है, अब मैं सोचूं मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ पढ़ा था, नहीं वो नहीं है। इसमें आपको पकड़ना था वर्ड कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। अभी लाइट नहीं है तो आप सुन लो बस, ठीक है। इसमें आपको वर्ड पकड़ना था कैपिटल फ्लाइट। ये कैपिटल फ्लाइट का क्वेश्चन है, मतलब FDI FII का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। इसको आपको करना है उस चीज़ से सॉल्व। फिर एक क्वेश्चन है, वहाँ लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। फिर लिखा है द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और फिर नीचे लिखा है ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। क्वेश्चन किसके ऊपर आया है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, उनका काम क्या होता है, ठीक है। MCQ सॉल्व करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, आप घर जाके इस MCQ को सॉल्व करना। इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में ये लिखा है कि ये वाली इंडिया की है, उसका काम नहीं है। आप ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा, मैंने आपको कराया है। फिर एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 65, उसमें लिखा हुआ है कन्वर्टिबल बॉन्ड, मतलब कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। कन्वर्टिबल डिबेंचर है ना, जिस बॉन्ड को आप इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है ये आपके पेपर का, ठीक है। कन्वर्टिबल बॉन्ड लिखा है, हमने क्या पढ़ा है? कन्वर्टिबल डिबेंचर, बॉन्ड डिबेंचर सेम चीज होती है। लिखा है एज देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, यही हुआ ना, ऑप्शन ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बॉन्ड टू इक्विटी, कन्वर्टिबल डिबेंचर। द कन्वर्टिबल बॉन्ड पे अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड ऑप्शन लिख रहा है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग कंज्यूमर प्राइस। भाई इस स्टेटमेंट का इस कन्वर्टिबल डिबेंचर और इससे कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट ऐसे ही उठा के बस इस क्वेश्चन में डाली हुई है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसका कि कंज्यूमर प्राइस में बॉन्ड, इसका कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है चीज़ें, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बात समझ आ रही है? जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 10 गायें हैं, 10 काऊ और 15 बफेलो, तो मेरे पास टोटल कितना हुआ? तो क्या बोलोगे? 25 थोड़ी बोल दोगे, यही बोलोगे ना, 10 गायें और 15 भैंस हैं, ऐसी ही रहेंगी ये, है ना। भैंस को इसमें नहीं जोड़ोगे ना, नहीं जोड़ोगे। वैसे ही अगर ये ऑप्शन आपको उठा के इस पेपर, इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है ये ऑप्शन इस पहली स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो ऐसे ही दिया है, ठीक बात है, उसको फालतू दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। क्या है इसमें? कन्वर्टिबल डिबेंचर क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास में पढ़ा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इसमें से इंडिया किस किस का मेंबर है? यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, ठीक बात है ना। क्या बोल रहे हैं कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, भाई इंडिया मेंबर है। फिर बोल रहे हैं MTCR है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, है भाई इंडिया उसका मेंबर, MTCR का मेंबर है, 2017-18 में बना था,
फिर क्या कह रहा है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का भी मेंबर है इंडिया। इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे ऐड हुए थे 2018 में, हुए थे, सबका मेंबर है। आसान क्वेश्चन। फिर एक लंबा क्वेश्चन आया है वियतनाम के ऊपर, क्वेश्चन जितना लंबा उतना आसान, आसान क्वेश्चन। बोल रहा है वियतनाम हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर, करेक्ट है ना? वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है ना? आसान क्वेश्चन है भाई, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहे हैं वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, गलत, गलत। वियतनाम में सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट सरकार है। वियतनाम की वॉर ही इसलिए हुई है, पता है आपको? वियतनाम वॉर के बारे में कभी पढ़ा है? NCERT में दिया है, एक NCERT है हिस्ट्री की आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली, एक NCERT है जिसमें 47 के बाद वाला लिखा हुआ है सारा, एक NCERT है, ठीक है? मेरे को नाम नहीं पता है, हिस्ट्री की एक NCERT है आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म वाली, जिसमें आपके 47 के बाद वाला लिखा है। उसमें क्या क्या है, ये वियतनाम वॉर है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, वो सब है उसमें, सारी चीज़ें दी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है? ठीक है, कोल्ड वॉर वगैरह सब दिया है उसमें, ठीक है? उसमें दिया है भाई वियतनाम है ही नहीं मल्टी पार्टी, इसमें 2 को एलिमिनेट करो आप, सीधा आंसर आ गया। बाकी क्या पूछ रहा है, कह रहा है वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है भाई। बोल रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर, ठीक बात है। अगर लो लेबर कॉस्ट होगी तभी तो जाएंगे लोग, अट्रैक्ट तभी होंगे, ठीक बात है, ठीक है ना? हो गया। स्टेबल एक्सचेंज रेट स्टेबल है कि भाई उसका करेंसी ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हिलता है, ठीक बात है ना? जैसे इंडिया का करेंसी हिलता रहता है ना बहुत, स्टेबल एक्सचेंज रेट मतलब फिक्स्ड है कि मतलब इतना ही रहता है, ज़्यादा उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है ना? हमने पढ़ा है कि करेंसी एप्रिशिएट हो या डेप्रिशिएट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें क्या चाहिए कि वो स्टेबल रहे। अगर एप्रिशिएट हो रही है तो फिर एप्रिशिएट होकर एक जगह पे रुक जाए, अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो डेप्रिशिएट होकर एक जगह पे रुक जाए, ये नहीं है कि रोज़ उसमें डिफरेंस आता रहे, है ना? तो कम है तो उससे क्या लेना देना, हिलनी नहीं चाहिए। मतलब एक बार ही किसी ने सोच के इन्वेस्टमेंट कर दिया कि अब यही मान के मैं कर रहा हूँ, फिर वो हिलनी नहीं चाहिए, हिलने से दिक्कत होती है ना, ठीक बात है ना? हिलनी नहीं चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कौन करता है? ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, RBI है। ये आसान सवाल देखो कितना, कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 50 क्वेश्चन। कितने लीव किए थे? 5 क्वेश्चन, मतलब 45 क्वेश्चन ठीक किए, 90 मार्क्स हमारे कल भी आ रहे थे, पेपर हमारा कल भी क्लियर हो रहा था। कितना कट ऑफ जाता है भाई? 85 या 87, कितना कट ऑफ गया? 87। 90 नंबर तो हमारे कल ही आ रहे थे, 6-7 क्वेश्चन हमने आज कर लिए। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब पेपर नहीं था टफ भाई, आप सोच रहे हो पेपर टफ था, टफ नहीं था पेपर। एक क्वेश्चन है इकोनॉमी का जो टफ है, वो मैं भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, मैं भी वेट करूंगा जब तक उसका की में कोई आंसर आएगा। और मैं फालतू का आप किसी की का आंसर नहीं देखता हूँ, क्योंकि आप देखना इन की में और ऑफिशियल की में 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, ठीक है? बहुत बार की से आपके बन रहे होंगे 110 नंबर, उधर आएंगे आपके 80 नंबर और फिर आप प्रीलिम से बाहर हो जाओगे, ठीक है? तो मैं की पे भरोसा नहीं करता हूँ, तो मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं है ये नॉन फंजिबल टोकन के बारे में, तो इसीलिए मैं ये अटेम्प्ट नहीं करता अगर मैं कर रहा होता, ठीक है? फिर ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये आप सब पढ़ो हिस्ट्री के क्वेश्चन। और मतलब मेरा ये कहने का मतलब, अगर इकॉनमी आपको करने के लिए आती तो आप कर लेते इकॉनमी, ठीक है? ठीक है, आप कर सकते थे इकॉनमी अगर आप ठंडे दिमाग से सोचते वहाँ पे, ठीक है? फिर देखो, फिर ज्योग्राफी में से कहाँ से सवाल आ रहा है? देखो एक सवाल आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सेनकाकू आइलैंड। भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एक्चुअल में क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन का, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन क्या है भाई? वो एक टाइप से ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए कौन से नेशन का है ना? सेनकाकू आइलैंड का है भाई, यहाँ पर है सेनकाकू आइलैंड, ये जापान है, ये चाइना है, यहाँ बीच में सेनकाकू आइलैंड है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत देर से, न्यूज़ में रहता है पूरा टाइम, पिछले 3-4 साल से न्यूज़ में है सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड लिखा हुआ है भाई कि ये इसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है चाइना और जापान के बीच में, जापान बोलता मेरा है, चाइना बोलता मेरा है, ख़त्म हो गया, कुछ है ही नहीं। अब देखो और आगे, फिर रीजन पूछे, रीजन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। मैंने आपको बोला ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? ये मैं तो आपको पढ़ाऊंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड,
पर आपको ध्यान कहाँ देना है, मैप पे। घर जाके आपको क्या करनी है, मैप प्रैक्टिस। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको डेली के 10 चीज़ें बोलूँगा, वो आप मैप प्रैक्टिस करके अगले दिन मार्क करके आओगे। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कहाँ मार्क किया है ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं मैप प्रैक्टिस, वो आपने डेली करनी है। यहाँ क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, रीजन को आप जोड़ो कौन सी कंट्री के साथ है, बोल रहा है अनातोलिया टर्की, हाँ करेक्ट है, अनातोलिया प्लेट्यू टर्की के अंदर है, ठीक है, अनातोलिया प्लेट्यू है, टर्की में ही है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग करना है, कौन से पेयर करेक्ट है। अनातोलिया प्लेट्यू है टर्की में, कैटिलोनिया फोर्थ देखो लिख रहा है कैटिलोनिया इटली, नहीं है भाई कैटिलोनिया इटली में, स्पेन में है, न्यूज़ में था पिछले साल, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाया हुआ है उसको फालतू का, वो है करंट अफेयर का क्वेश्चन। ऊपर लिखा है कैबो डेलगाडो, वो है एक्चुअल में इटली में, इन्होंने ऊपर नीचे किया है, वहाँ लिखा है कैबो डेलगाडो स्पेन और कैटिलोनिया इटली, एक्चुअल में क्या है कैटिलोनिया स्पेन। कैटिलोनिया क्या बोल रहा था, हमें स्पेन से आज़ादी चाहिए, हमें अलग करो, 3 साल से न्यूज़ में है ये चीज़, कैटिलोनिया कैटिलोनिया, मैं बता रहा हूँ ये पिछले 3 साल से न्यूज़ में चल रही है। जैसे रेफरेंडम होते रहते हैं ना, जैसे ब्रेग्जिट हुआ, रेफरेंडम हुआ हमें नहीं रहना EU के साथ, वैसे ही कैटिलोनिया के लोग बोल रहे थे कि हमें स्पेन के साथ नहीं रहना, हम बहुत सबसे प्रॉस्परस एरिया हैं स्पेन का, हमें अलग कर दो, ठीक बात है, इसलिए न्यूज़ में था, इसीलिए पूछा है। ये हिस्ट्री के सवाल आप हिस्ट्री वाले सर से पूछो। फिर साइंस टेक के सवाल है, आसान आसान क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है भाई, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा, करंट अफेयर में था अभी हैदराबाद में रामानुजा का वो सिटिंग पोस्ट इसी साल किया था इनॉग्रेट, हैदराबाद में PM मोदी ने क्या किया था ना, पीस जो भी है, स्टैचू ऑफ पीस जो भी है, हैदराबाद में सिटिंग रामानुजा किया था। कह रहे वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हैदराबाद रिसेंटली, लिख दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट टीचिंग्स ऑफ रामानुजा। आपने रामानुजा अगर हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी भी, वो आपसे डिटेल भी नहीं पूछ रहा है, वो ये भी नहीं पूछ रहा है रामानुजा कहाँ पैदा हुआ, उसने क्या किया, कुछ नहीं, वो बोल रहा है आप एक चीज़ बता दो उसकी टीचिंग क्या है। वो बोल रहा है बेस्ट मीन ऑफ सेल्वेशन वॉज डिवोशन, पहली चीज़, वेदास आर इटर्नल, दूसरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आर मेंट फॉर द हाइएस्ट ब्लिस, और लास्ट सेल्वेशन वॉज टू ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन। अब आप देखोगे भाई वो बैठा हुआ है तो मेडिटेशन आंसर मार के आ जाएगा, नहीं गलत है, नहीं इसका आंसर होना चाहिए बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वॉज डिवोशन, इसका आंसर ये है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि भाई आप NCERT पढ़ोगे, जिस भी NCERT में रामानुजा के बारे में दिया है ना, भक्ति मूवमेंट जहाँ दिया होगा वहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, कुछ चीज़ें आपको देखते ही पता चल जाएंगी कि यार ये चीज़ मैंने NCERT में देखी है, इसका आंसर यही है। मेरे को आप जो मर्जी घटिया से घटिया ऑप्शन में डाल दो, मैंने हिलना ही नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ी है, मेरे को पता है इसका आंसर ही है, ठीक बात है ना, ठीक है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रोल ऑफ B and T सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, आसान सवाल, क्यों, करंट अफेयर में था, पूरा का पूरा पेपर करंट अफेयर है। B and T सेल क्यों थे न्यूज़ में, याद करो, कोविड के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, B और T सेल। ऑप्शन देखो क्या लिख रहा है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एलर्जेंस बॉडी, गलत, दे एलिवेट बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, गलत, दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट, गलत, दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन, ठीक, ठीक बात है ना। इसमें क्या, इसमें कौन सा मुश्किल सवाल हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बताओ इसमें से किस में से एसिड रेन होती है। आप बताओ, मैंने आपको जितनी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, वहाँ से आपको डायरेक्टली कोई सवाल नहीं आएगा, ये कि जनरल सवाल है भाई। 10th 11th क्लास की जो 9th 10th क्लास की साइंस की बुक होती है ना, उसमें दिए होते हैं। एसिड रेन पूछ रहे किस किस से होती है, पहला ऑप्शन देखो, आप खुद बताओ भाई, पहला ऑप्शन लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 100th क्वेश्चन। पहला ऑप्शन लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड N2NO2, ठीक है, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिखा है ओजोन AO3, चौथा ऑप्शन लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आप बताओ इसमें आपको ऑप्शन देने की जरूरत है, आसान सवाल, एसिड रेन,
आप पढ़ रहे हो बचपन से, ताजमहल पीला हो रहा है, उस पर ये हो रहा है ना, पढ़ रहे हो। किससे होती होगी एसिड रेन? सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होती है। नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो हार्मफुल मटेरियल है, वो मिल जाते हैं, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, पानी से मिलके वो एसिड रेन करवा देता है। भाई ये और ये आंसर है इसके, 2 और 4 जिस ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन में 2 और 4 है, आंसर बन गया। अब आप फालतू दिमाग लगाओगे ओजोन या ये फालतू दिमाग है। आपको पता होना चाहिए ओजोन किस काम के लिए आती है। नहीं, ओजोन से आपको पता होना चाहिए कि भाई एसिड रेन तो नहीं होती है। आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन नहीं करवाता है, भाई पोल्यूशन करवाता है। आपके बेसिक अगर ढीले है ना तो आपका पेपर नहीं निकल सकता। आप ये कड़वी बात सुनो, आप जितनी मर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ लो, आप जितनी मर्जी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, आप कितना भी कुछ पढ़ लो, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपने कितनी भी लंबी लंबी चौड़ी चीज़ें पूछ ली, उन्होंने आपको पूछी बेसिक सी चीज़, आप बताओ एसिड रेन में क्या क्या होता है। ठीक है, आप क्या पढ़ के गए? आपने पढ़ा होगा ना ये ओजोन, इससे क्या है, वो स्मॉग में आया था एक बारी। 2 टाइप की स्मॉग होती हैं, ठीक है, 2 टाइप की फोटोकेमिकल स्मॉग होती है और एक दूसरी टाइप की स्मॉग है। 2 टाइप, एक जिसको आप बोलते हो लंदन स्मॉग और एक दूसरी टाइप की स्मॉग होती है। ठीक है, वहाँ पर कहीं ओजोन आया था एक बार। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो आपको पता है भाई पोल्यूशन में आए, उससे ग्रीन हाउस गैस है, ये सब होता है ना। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया, या ये PM 2.5 वाला सवाल हो गया, ये या वो प्रोबायोटिक वाला सवाल हो गया, या वो गुच्ची वाला। ये तो ऐसे सवाल हैं कि आप डेली आप सुन ही रहे हो, है ना। अगर आप तब भी गलत करके आ रहे हो तो इसका मतलब फिर आप ध्यान दो चीज़ों पे, देखो डेली में जो आपकी चीज़ें हो रही है उनको अच्छे से देखो। आप बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे तो आप ये मत समझो कि ज़्यादा देर हम लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, उससे नहीं होता है भाई। बेसिक क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है, बात समझ आई। चलो मैंने पढ़ा दिया, अभी ऑफ कैमरा आपको जो